हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। चलिएगा, तो आज हम फिर से आपके सामने प्रेजेंट हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जा रही प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को परचेज नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट आज ही अपने नज़दीकी बुक सेलर के पास जाकर के जो है अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है ठीक की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को जो है परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए आईएएस और पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स के लिए जो है एक बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है पीवाईक्यू कलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पीवाईक्यू के अलावा और क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 100% एरर फ्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको नॉलेज प्लस जैसे कैप्सूल टाइप में माने नॉलेज जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीवाईक्यू का एक बड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज ही इस भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को परचेज करिएगा और अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करिएगा। चलिएगा, तो कल हमने मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को जो है प्रारंभ किया था और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को लेके आते हैं स्क्रीन पर। आइएगा, चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपकी स्क्रीन पर जो है मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियां या सामग्रियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। ऑप्शन ए है विभागीय सचिव, ऑप्शन बी है उप सचिव, ऑप्शन सी है अपर सचिव, ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मुख्य सचिव। ठीक, तो मुख्य सचिव के माध्यम से जो है ये आदान प्रदान जो है चीजें होती हैं। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी सामग्रियां मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं। यदि सामग्रियां मंत्रिमंडल के समक्ष जाने वाले कार्यों की प्रभावी होती हैं तो सचिवालय का कार्य निर्णय संबंधी सामग्री उपबंध कराना, निर्णयों को क्रियान्वयन करना होता है। सचिवालय एक इकाई के रूप में मंत्रिपरिषद की भांति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले सभी विषयों के संबंध में सचिवालय को मंत्रिमंडल की सहायता तथा आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है। मुख्य सचिव समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। तो जो सचिव की जो पूरी पूरी लॉबी होती है ना, उन सभी सचिवों का जो है हेड जो है वो कौन कहलाता है, मुख्य सचिव कहलाता है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्णय करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है। योजना आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिवालय। देखिए योजना आयोग की यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑप्शन की, तो ये वर्तमान में जो है समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग ने भारत को जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो दी थी। क्लियर है। और ये सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता था। आजकल इस योजना आयोग के स्थान पर जो है सरकार ने जो है नीति आयोग की जो है स्थापना कर दी है। ठीक, तो ऑप्शन ए तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक, चलिए मंत्री और मुख्यमंत्री की बात करें तो इन दोनों का भी जो है यहां पर राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने की प्रमुख शक्ति किसके पास है, तो इन दोनों के पास भी नहीं है। तो फिर सर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिवालय। क्या हो जाएगा, सचिवालय के पास जो है ये अधिकार होता है। क्लियर। चलिएगा आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और समझिएगा।
राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने वाली शक्ति सचिवालय है। कौन है? सचिवालय है। सचिवालय के मुख्य रूप से मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यालय होता है। क्या होता है? कार्यालय होता है, जहां पर सभी कार्य जो है इनसे रिलेटेड होते हैं। अतः यह राज्य सरकार का शीर्ष स्थल कार्यालय होने के कारण समस्त शक्तियां का केंद्र बिंदु होता है। राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्यों में नीति निर्माण, नियोजन, सचिवीय सहायता, सूचना केंद्र के रूप में या समन्वयकात्मक कार्य या फिर परामर्शदर्शीय कार्य या तथा मंत्रिमंडल से संबंधित विविध कार्य आदि जो है सम्मिलित है। तो कहने का मतलब किसी भी प्रकार का काम हो, मुख्यमंत्री से रिलेटेड चाहे उसकी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, वो सभी कार्य कहां पर होंगे? तो सचिवालय में होंगे। कहां पर? सचिवालय में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा, विचार करने के बाद हमें क्या बताना है? तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन जो है वो हमें चूज करने होंगे। चलिएगा, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल गलत बात। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। बिल्कुल गलत बात। ठीक है जी, तो ये दोनों ही चीजें जो है गलत है। क्यों? क्योंकि सचिव जो होते हैं वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? आईएएस अधिकारी होते हैं, और बाकायदा उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि यूपीएससी जो है एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उसे फिर पास करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। फिर ज्वाइनिंग के बाद डिसाइड होता है कौन सचिवालय जाएगा, कौन डीएम बनेगा, कौन जिले में किस पोस्ट पर रहेगा, कौन किस स्टेट में रहेगा। क्लियर? तो ये चीज, तो यहां पर ये कहना कि राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राज्यपाल के तो हाथ की बात ही नहीं है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट तो केंद्र के द्वारा होता है। ठीक, केंद्र की बॉडी है यूपीएससी। क्लियर? और यहां पर कहा गया है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। हां, यह बात अलग है एक आईएएस अधिकारी की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 60 ईयर होती है। तो अगर 60 ईयर हो रही है तो वो रिटायर हो जाएगा, अदरवाइज वो बना रहेगा। अगर उसका ट्रांसफर नहीं होता है तो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। तो यहां पर ना दोनों ऑप्शन जो है गलत है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। चलिएगा, आइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा होती है, न कि राज्यपाल द्वारा। इस पद पर किसी वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, वह राज्य प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक, दूसरा, राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। बात वही है जो आपको बताई गई है, मगर जैसा कि हमने बुक की स्टार्टिंग में बताया था, आपको बुक के अंदर ना नॉलेज प्लस जो है वो मिलेंगे। तो नॉलेज प्लस क्या है? यही नॉलेज प्लस है। ठीक, जितेंद्र रावत जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, तो नॉलेज प्लस में आपको क्या बताया गया है? मुख्य सचिव राज्यों में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। इसके अलावा राज्य का मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 1969 में राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एक मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल 3 से 4 वर्ष होना चाहिए। यह रिकमेंडेशन दी गई थी इस रिपोर्ट के माध्यम से, मगर उस रिपोर्ट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। क्लियर? क्योंकि जनरली होता क्या है कि मुख्य सचिव इस सरकार ने अपॉइंट किया, वो अगली सरकार में भी बना हुआ है, तो अब उसे मालूम है कि पिछली सरकार क्या काम करके गई है, तो वो हो सकता है कि पिछली सरकार को ना नुकसान पहुंचाए, या फिर उस माने कई प्रकार की मेंटलिटी जो है लोग सेट कर लेते। तो इसलिए इस आयोग ने जो है यहां पर उनके एक फिक्स कार्यकाल के लिए जो है रिकमेंडेशन दी, क्योंकि सरकारें नॉर्मली 5 साल के लिए होती हैं, तो उनसे पहले जो है इनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। ठीक, जिससे कि किसी प्रकार की राजनीति जो है प्रजा के साथ जो है वो ना हो। क्लियर? चलिएगा,
अब आते हैं महाअधिवक्ता। सर ये महाअधिवक्ता कौन होता है? देखिए, एक राज्य आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो यूपी हो सकता है, चाहे वो बिहार हो सकता है, ठीक, चाहे वो उत्तराखंड हो सकता है, ठीक, कोई भी राज्य हो सकता है। सभी राज्यों में यही फॉर्मूला काम करेगा। अब राज्य के अंदर कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकार। कौन कार्य करता है? राज्य सरकार जो है कार्य करती है। और राज्य सरकार जब भी कोई कार्य करती है तो उस कार्य में जब भी कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट कहां तक जाती है? न्यायालय तक। न्यायालय तक जाती है। अब जब बात रुकावट न्यायालय तक जाएगी तो एक पक्ष वो होगा जो न्यायालय गया है, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष इस न्यायालय में रखने वाला व्यक्ति भी सरकार के पास होना चाहिए। और जो सरकार के न्यायिक केसों को लड़ता है, न्यायिक केसों को लड़ता है, वही महाअधिवक्ता कहलाता है। केंद्र सरकार के पास भी होता है, जैसे राज्य सरकार के पास होता है। उसका नाम है महान्यायवादी। उसका नाम क्या होता है? महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक, क्लियर? अब सर इसका काम क्या होगा? तो इसका काम राज्य सरकार के केसों को न्यायालय में लड़ना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार कोई विधि से संबंधित कानून बना रही है तो उस विधि में यह क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। तो सलाहकार के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में सरकार को रिकमेंडेशन देगा। इसके अलावा यह महाधिवक्ता राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है। ठीक, भाग लेने के साथ साथ बोल सकता है। क्या कर सकता है? बोल सकता है, मगर किसी विधेयक पर वोट नहीं कर सकता। किसी विधेयक पर मत नहीं दे सकता है। यह ध्यान रखिएगा। सर मत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये ना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें और, तो इस महाधिवक्ता की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल महाधिवक्ता को जब चाहे तब हटा सकता है। फिर भी सर इसका कार्यकाल कितना होता होगा? तो 5 वर्ष तक के लिए ये अधिकतम रह सकता है। ठीक, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल जो है इसे अगले 5 वर्ष के लिए भी अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा इस पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जो एक व्यक्ति के पास हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता महाधिवक्ता बनने के लिए होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर? चलिएगा, अब हम लेकर के चलेंगे इसके थ्योरी पार्ट पर। इसे हम रफ कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। लिखा रहने दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। पहला है परिचय। परिचय में इसके बारे में बताया गया है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो जैसा कि हमने बताया, जब भी सरकार कोई विधि का निर्माण करेगी तो ये जनाब जो है उनकी सहायता करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट है विभिन्न कानूनी मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये प्रतिनिधित्व कहां करेगा? तो विधानसभा में, विधान परिषद में।
बैठक में भाग लेकर के, ठीक, सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो कानून में भी सलाह देगा भाई, ठीक। इसके अलावा राज्य सरकार के हितों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी इसी की होती है, ठीक, क्लियर है। तो यहां पर पहले इस वाले पॉइंट में क्या लिखा गया कि वो जनाब जो है क्या करेंगे, न्यायालय में जो है केस लड़ेंगे सरकार का, ये तमाम चीजें। अब संवैधानिक प्रावधान देखें कि महाअधिवक्ता के बारे में संविधान के किस किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, आइएगा वो देख लेते हैं। आर्टिकल 165 में लिखा गया राज्य का महाअधिवक्ता होगा, अर्थात राज्य सरकार का महाअधिवक्ता होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 177, इसमें क्या कहा गया, महाअधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, ठीक, तो जो उसकी वर्किंग कार्यविधि होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 194, राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। तो क्या अधिकार है, विधायिका के सदनों से जुड़े हुए, भाई उनकी बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं सरकार की तरफ से, तो ये इनके अधिकार है, क्लियर। चलिए, अब इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब सर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, या 10 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या उसने वकालत की हो, ठीक, क्लियर है। तो जो योग्यताएं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, चाहिए, वही महाधिवक्ता के लिए जो है चाहिए होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कार्यकाल, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, जैसा कि हमने बताया। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ठीक, मगर कहें तो एक सरकार का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रह सकता है, ठीक। इसके अलावा सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होता है, कहने का मतलब कोई नया व्यक्ति अपॉइंट कराया जा रहा हो उस पोस्ट पर, या फिर सरकार जो है गिर रही हो, ठीक, या सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो। जो हमने आपको बताया कि एक सरकार का नॉर्मली कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष तक जो है ये अपने पद पर रह सकते हैं। ये पॉइंट भी जो है आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं इनकी, आइए देखते हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देना, वही बात। नेक्स्ट, विधिक स्वरूप से ऐसा अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। नेक्स्ट, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना, कहने वाला उन कार्यों को जो है करना, क्लियर। तो ये इनके कार्य थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, ठीक, कौन, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो अभी आपने पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, महाअधिवक्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता अधिकृत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। महाअधिवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत के संविधान द्वारा महाअधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाअधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है।
उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। वही बातें कही गई हैं जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ी, वही बातें रिपीट हो रही हैं सारी एक्सप्लेनेशन में। तो आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन समझने में भी जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीप सिंह जी नमस्कार और स्वागत है आपका दीप सिंह जी, आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है? तो भैया उसी को कर सकता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा हो। और इनमें से आपको वो कौन सा पोस्ट दिखाई दे रहा है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्य महाअधिवक्ता। ठीक, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। बाकी का राज्य चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सभी जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। ये बात अलग है कि राज्यपाल इनको अपॉइंट करेगा, मगर ये नहीं है कि जब चाहे जिसको हटा दे, वो केवल इसी के साथ हो सकता है। ठीक, चलिएगा, राज्य के महाअधिवक्ता को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात उनके पद से हटा सकता है। तो बीच में कौन आ गए? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, क्लियर है? बीच में कौन आ गए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी सहमत होंगे तो वो हटेंगे, अन्यथा वो बने रहेंगे। क्लियर? चलिएगा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा भैया विचार करते हैं। विचार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर क्वेश्चन हर ऑप्शन को जो है पढ़ना पड़ेगा। आइएगा पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। देखिए भाई, महाअधिवक्ता और राज्यपाल के बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का जो है ठीक राष्ट्रपति का इंटरफेयर होता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार को अपॉइंट कराना होता है और राज्यपाल अपॉइंट करता है। तो बीच में किसी भी प्रकार का हमें राष्ट्रपति पद तो दिखाई दे नहीं रहा, तो यहां पर राष्ट्रपति भी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग मी, मेरे अनुसार जो है पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, सेकंड कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सहकारी अधिकार सलाहकारी अधिकारी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सलाहकारी अधिकारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर बताइएगा। दीप सिंह जी बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई आंसर देना चाहता है? और कोई आंसर देना चाहता है? आंसर जो है आना स्टार्ट हो गया है और आंसर दिया है। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड
सही है। क्लियर, चलिएगा। और यहां पर आपका टॉपिक समाप्त होता है महान्यायवादी। ठीक, क्लियर है। चलिएगा, और बताइए आप लोगों की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। और बताइएगा आप लोगों की तैयारी जो है कैसी चल रही है। बढ़िया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और न्यू टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। सर ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत जी। और दीप सिंह जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई? क्यों दीप सिंह जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? दीप सिंह जी कहां चले गए? बहुत बढ़िया। तो अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे सर पहले आपने राज्यपाल पढ़ाया, फिर आपने मुख्यमंत्री पढ़ाया, फिर आपने उसकी मंत्री परिषद पढ़ाई, फिर आपने महा न्यायवादी पढ़ाया, अब आप राष्ट्रपति पे क्यों लौट के आ रहे हैं? क्योंकि जनरली आपने पहले राष्ट्रपति पढ़ाते हुए दुनिया को देखा होगा। हमने पहले ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है, अब इस स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे। ठीक सर, तैयारी ठीक चल रही है क्योंकि मैं टीचर है तो स्कूल भी जाना होता। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप एक टीचर हैं और आप मन लगा के तैयारी करिएगा। 9 से 3 स्कूल होता है, बहुत बढ़िया। बाकी का हमारी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए हो कंटेंट वाइज, या फिर जो भी आपको लगता हो कि हाँ सर आप हमारी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, तो बेझिझक जो है आप हमें बोल सकते हैं। ठीक है, बेझिझक बोल सकते हैं। क्लियर? तो आपको जो है क्या करना है, बेझिझक बोल देना है कि सर हमें ये दिक्कत है, जरा थोड़ा सा यहाँ पर हमारी मदद कर दीजिए, ये टॉपिक करा दीजिए, या फिर ये माने कोई भी चीज जो आपको लगता हो कि आपको अगर वो करा दी जाए तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक, कुछ भी जो भी आपको लगे तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बाकी का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। चलिएगा, चलिए। तो नया टॉपिक जो है आपके सामने आ चुका है, अब हम उसे स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के बारे में आप संविधान के भाग 5 में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? भाग 5 में पढ़ते हैं। और इस भाग 5 में आप अनुच्छेद 52 से लेकर के 63, मैंने यहां जानबूझ करके लिखा है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, 62। और मैं यहां पर यह लिख करके देखना चाह रहा था कि कितने लोगों का अटेंशन इस क्लास में है। ठीक,
तो आप राष्ट्रपति के बारे में जो है आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में जो है प्रोविजन देखते हैं। हालांकि इनके अलावा भी जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड कई आर्टिकल जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे मुद्दे की बात कि सर ये राष्ट्रपति बनता कैसे है, पहली चीज तो यहां पर आप पहली चीज तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति एक पद है जिसका प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक संवैधानिक पद है। फिर भी टाइम निकाल लेते हैं, अगर कहीं हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल दीप सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा। तो राष्ट्रपति क्या है, एक पद है और इस पद के बारे में संविधान में प्रावधान है, तो हम इसे एक संवैधानिक पद भी कह सकते हैं। अब इस संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठता है वो 5 वर्ष के लिए बैठता है और 5 वर्ष के लिए जो भी व्यक्ति बैठता है वो चुनाव के द्वारा बैठता है और चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार बनने के लिए उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। दूसरा, 15,000 रुपए आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। अब इसका जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो किसी केंद्र शासित प्रदेश की हो, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य मतदान करके राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर किसी उम्मीदवार को चुनते हैं। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज उम्मीदवार। अब सर ये उम्मीदवार को कितना वोट मिल जाए इनका कि वो राष्ट्रपति बन जाए, तो डाले गए वैध मतों का, वैध मतों का मतलब होता है लीगल वोट, इलीगल नहीं, लीगल वोट, मतों का 50+ मत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनाव में जीत जाता है तो 5 वर्ष के लिए वो कार्य करने के लिए आता है और उसके कार्य प्रारंभ होने से पहले उसे क्या दिलाई जाती है? शपथ। और उसे शपथ कौन दिलाता है? तो सीजेआई, अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तमाम चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, क्या नहीं है,
और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। इसके लिए इस राष्ट्रपति के जस्ट नीचे उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। और ये उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया है, क्योंकि यूएसए में भी जो है राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जाता, ऐसी भारत में भी जो है राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जाता है। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली होता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, चाहे XYZ कुछ भी हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उसके कार्यों को संभालेगा। अगर सर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है तो फिर सीजेआई। सर सीजेआई भी एब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च कहें या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है क्या करता है? राष्ट्रपति की पोस्ट को जो है टेक ओवर करता है और उसके कार्यों को करता है। क्लियर? तो ये तमाम पहलू तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, इसके अलावा ये राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब जरा थोड़ी सी इनकी थ्योरी को देख लेते हैं जो बुक में लिखी हुई है। आइएगा, परिचय ले लेते हैं। भारत गणराज्य का राज्य प्रमुख है। ठीक, क्लियर होता है, मान लीजिए। सेकंड है भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये इसका परिचय था। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, जिसमें कहा गया भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होगी, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट 54, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव हमने अभी आपको बताया कैसे होगा, कौन कराएगा, कौन भाग लेगा, वो तमाम चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के चुनाव की रिक्ति, कहने का मतलब जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर चुनाव के द्वारा नया राष्ट्रपति चुन करके आ जाना चाहिए। रैंडमली तो पोस्ट भर जाएगी, ठीक, अभी हमने आपको बताया था कैसे कैसे भरेगी, मगर नया राष्ट्रपति कितने समय में आ जाए उसके बारे में यहां पर बात कही गई है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 56, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है या फिर उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता, अर्थात भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार जो है क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। दोबारा चुना जा सकता है, तीसरी बार भी चुना जा सकता है, चौथी बार भी चुना जा सकता है, 5वीं बार भी चुना जा सकता है। बस मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक, और उसे जो है पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हो और हर बार वो चुनाव में जीते, तो वो कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। ठीक, तो चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए हम बता ही चुके हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 RBI में जमानत राशि के रूप में जमा होते हैं, वही सब चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल 59, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। तो उसके कार्यालय की क्या क्या शर्तें होती हैं वो यहां पर बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ये भी हमने आपको बता दिया कि सीजीआई साहब इनको जो है शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
तो राष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट है आर्टिकल 62, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति के पद हेतु रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली। तो वही बात कही गई है जो लगभग जो है यहां पर कही गई थी। कहां गया? नहीं 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 नहीं, ठीक है, आर्टिकल 62 क्लियर है। तो ये तमाम आर्टिकल और उन आर्टिकलों में कही गई बातें आपको स्पष्ट रूप से जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए अब हमें आगे क्या देखने को मिलता है? आगे हमें देखने को मिलता है क्या? प्रैक्टिस। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चनों का एक बेहतरीन कलेक्शन जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? संसद, कैग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संघीय कार्यपालिका। ठीक, अब भाई इसमें एक ऑप्शन नहीं है। क्या? उपरोक्त सभी। अगर देखा जाए तो संसद भी भाग 5 में है, कैग कंट्रोल ऑडिटर जनरल अर्थात भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो भी भाग 5 में आता है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो भाग 5 में आता है, मगर उच्च न्यायालय की बात करें तो भाग 6 में आता है। तो यहां पर थोड़ा सा डाउट है। तो सर ऐसी समस्या में हम किसको आंसर माने? आप आंसर मानेंगे संघीय कार्यपालिका को। ठीक, अब सर इस संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? सर अभी तक हम दीप सिंह को लेकर समझ रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के बाद जस्ट उनके नीचे आपको उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति के बाद जो है आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के बाद जो है आपको प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद देखने को मिलेगी। और फिर आपको कौन देखने को मिलेगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम जो है वो क्या है? क्या है? संघीय कार्यपालिका के अंग। जबकि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का हिस्सा है। संसद संघीय विधायिका का हिस्सा है और कैग तो अलग है। ठीक है, इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका वर्णित है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। कार्यपालिका सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार शासन का संचालन करती है। ठीक, अगर आप संविधान के भाग 5 को देखें तो इस भाग 5 में आपको
कार्यपालिका देखने को मिलेगी, कार्यपालिका के अलावा विधायिका देखने को मिलेगी, विधायिका के अलावा जो है आपको न्यायपालिका देखने को मिलेगी। चलिए, विधायिका क्या करती है? तो विधायिका करती है विधि का निर्माण। क्या करती है? विधि का निर्माण। और इस विधि को लागू कराना या फिर विधि को लागू करना और उसका पालन कराना काम होता है कार्यपालिका का। न्यायपालिका का काम होता है वो विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा किसी किए गए कार्य से जनता के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो, इसको ध्यान में रखती है। और ये तभी एक्टिव मोड पे आती है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समूह चल करके इसके पास ना आए, तब तक ये न्यूट्रल रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है भारत का राष्ट्रपति। सर गणतंत्र किस देश को कहते हैं और क्यों भारत को गणतंत्र कह रहे हैं? क्योंकि भारत का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, ये वंशानुगत नहीं है। ये कैसा है? ये निर्वाचित है और इसका निर्वाचन प्रति 5 वर्ष पर होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, और ये शब्द ना आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है, जिस प्रस्तावना के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। क्लियर? चलिए, भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त भारत का प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। भारत एक गणराज्य है, इससे आशय है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। क्लियर? चलिएगा, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, इसमें आपसे क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? यह है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। इसका आप आंसर हमें ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से देंगे। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब आप कमेंट के माध्यम से जो है इसका आंसर करेंगे। सर क्या संविधान का प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो आपसे पूछेगा हां नहीं, इस तरीके से दे देगा।
फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो आप बताएंगे 1। फिर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और कहीं पर आपको कुछ शब्द दे देगा और कहेगा कि प्रस्तावना के आधार पर इन शब्दों का सही क्रम बताइए क्या होगा। तो आपको पहली लाइन 110% पता होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस लाइन में जो वर्ड आए हैं वो आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक, और किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। तो इन सब पर बेस्ड ना क्वेश्चन भरमार से जो है पूछे गए हैं पिछले प्रीलिम्स में, और आगे भी उम्मीद करना चाहता हूं कि आपको एक आध दो क्वेश्चन प्रिम्बल से जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसका आंसर बेशक आप लोगों ने अभी कर दिया हो, मगर ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आपको मुझे करके बताना है। अभी आप मुझे बता भी देंगे तो मैं ना आपके कमेंट को ना, ठीक, प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब आपके कमेंट को लाइक नहीं कर सकता, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, मगर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तब मैं आपको रिप्लाई कर सकूंगा अपनी उस क्लास पर, ठीक, क्लियर है। चलिएगा, तो आप उस रिप्लाई के लिए ना ऑफलाइन कमेंट करिए, ठीक, चलिएगा। और हां, अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की अभी तक ये भारतीय राज्य व्यवस्था की रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल की बुक परचेज नहीं की है, तो इस बार आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की ये बुक आपके लिए संजीवनी बूटी जो है वो सिद्ध होगी, ठीक। तो आज ही अपने नजदीकी बुक सेलर पर जाइए और इस बुक को परचेज कीजिए, ठीक, चलिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्लियर, चलिएगा। तो एक तरफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैं जो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कह रहे हैं, एक तरफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह रहे हैं। दो पर्सन, दोनों की थिंकिंग अलग अलग, और दोनों ने संविधान की आत्मा अलग अलग बताई है, ठीक, चलिएगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बुक अभी तक परचेज नहीं किए तो बुक को भी परचेज कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।